हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है उत्प्रेरक कैटालिस्ट। देखो शब्द से स्पष्ट है हमारे पास नाम क्या है, उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरित करता हो। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, तो ये क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा। यानी कि ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो जिस वेग से चल रही है उस वेग को या तो बढ़ा देता है या फिर उनको क्या कर देता है, वेग को घटा देता है। तो अभिक्रिया तो जल्दी संपन्न होगी या फिर अधिक समय लग जाएगा उसको। परंतु अभिक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो ये क्या होता है, स्वयं अपरिवर्तित रूप से हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यानी कि अभिक्रिया में किसी भी रूप से भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो हमारी डेफिनेशन बनती है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो बढ़ा देता है या घटा देता है, परंतु स्वयं क्या होता है, अभिक्रिया की समाप्ति पर अपरिवर्तित रूप से प्राप्त होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। क्लियर बेटा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। सब जानते हो इस एग्जाम्पल को, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का यदि हम क्या कराएं, विघटन कराएं, तो आपको ये अच्छे से पता है, ये एक तो KCl में टूटता है और किस में टूटता है, ऑक्सीजन गैस में टूटता है। संतुलित करेंगे तो यहाँ तो ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, यहाँ 3 है, तो कम से कम यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको पहले तो सम कर लो, 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 6, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। KCl कितने, 2, तो ये KCl कितने कर दिए हमने, 2। इस अभिक्रिया को यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कराते हैं, तो ये अभिक्रिया 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न होती है। इतना अधिक ताप होगा तब ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। लेकिन इस अभिक्रिया में मैं क्या कर दूं, MnO2, Mn मैग्नीज और 2 है तो डाई, ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या कर दूं मैं, थोड़ी सी मात्रा इसकी मिला दूं, तो ये क्या होती है, अभिक्रिया 600 डिग्री सेंटीग्रेड के स्थान पर 338 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अर्थात कम ताप पर संपन्न है तो थोड़े से ताप में अभिक्रिया होगी और जल्दी क्या हो जाएगा, उत्पाद बन जाएगा हमारे पास, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये MnO2 क्या कर रहा है, यहाँ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो हो गया हमारा क्लियर कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो बढ़ाता है या घटाता है, परंतु अभिक्रिया की समाप्ति पर स्वयं वैसा का वैसा ही प्राप्त होता है, अपरिवर्तित रूप से उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में MnO2 क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, स्वतः उत्प्रेरक होता है और जैव उत्प्रेरक होता है। हमारे सिलेबस में 4 है। अब धनात्मक तो वो होते हैं पॉजिटिव, जो बढ़ाए, यानी कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक नेगेटिव, जो अभिक्रिया के वेग को कम कर दे, तो उन्हीं को हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला आता है हमारे पास यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव उत्प्रेरक। तो हमारे पास पहला टॉपिक डाल लेते हैं हम, धनात्मक उत्प्रेरक। देखो डेफिनेशन तो आपको यूं ही क्लियर हो गई, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही याद हो गई साथ के साथ। ये समझो आप, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, बढ़ाने वाला। तो वह पदार्थ या वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं। देखो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, इसका आप क्या कराओगे, विघटन कराओगे। किसमें टूटेगा ये, 2KCl और थ्राइस O2 गैस में टूटेगा। संतुलित कर ही दिया, ऊपर बता ही दिया मैंने आपको। यदि इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संपन्न कराते हैं, तो यहाँ लिख देंगे निशान, तीर के निशान के ऊपर, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। यदि हम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संपन्न कराते हैं तो ये अभिक्रिया कितनी होती है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न होती है। इतना अधिक ताप की हमें जरूरत होती है, यानी कि धीमे वेग से होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, और ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तब अभिक्रिया होती है। लेकिन इसी अभिक्रिया में देखो सेम रिएक्शन लिखेंगे अपन, 2KClO3। इसी अभिक्रिया को क्या कराओगे आप, अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराओगे, तो उत्प्रेरक के रूप में आप क्या ले लोगे यहाँ पर, इसका यहाँ तो एक जनरल एग्जांपल दिया था, अब इसका डीपली पढ़ रहे तो सारा देना पड़ेगा डिटेल। तो देखो यहाँ पर MnO2 अगर आप क्या ले लो, उत्प्रेरक के रूप में ले लो, तो MnO2 क्या करता है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और कम ताप पर 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न करा देता है। तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, अतः ये क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो जाएगा एग्जाम्पल। फिर देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, वनस्पति तेल। सब जानते हो वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिक्विड लिख दिया। इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोजनीकरण करा दें, तो H2 गैस
होती है, योग करा देंगे। जब H2 का योग हम कराएंगे तो किसी भी पदार्थ में जब H2 का योग कराते हैं तो इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गई? हाइड्रोजनीकरण हो गया, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। योग होते ही जैसे इसमें हाइड्रोजन का योग होता है तो ये वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति घी सॉलिड बना देते हैं। देखो वनस्पति घी क्या होता है, आपने डालडा देखा है ना, वो जो डालडा होता है वो डालडा नहीं होता, वास्तव में उसको वनस्पति घी होता है, पेड़ पौधों से वो प्राप्त होता है हमें। चूंकि उसे बनाने वाली जो सर्वप्रथम कंपनी थी उसका कंपनी का नाम था डालडा, इसीलिए वहाँ पर आज क्या वो डालडा के नाम से ही फेमस हो गया, उसका नाम है वनस्पति घी। अब देखो यहाँ वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराने पर वनस्पति घी बनता है। अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है, लेकिन इस अभिक्रिया में हम क्या कर दें, उत्प्रेरक मिलाना है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकल परमाणु जानते हो ना, निकल का क्या कर दो आप, चूर्ण मिला दो। तो ये निकल उत्प्रेरक क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये क्या है, यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक है। तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर SO2। थर्ड एग्जांपल समझना, SO2 सभी जानते हो। SO2 क्या होती है, S तो सल्फर होता है, 2 ऑक्सीजन है तो डाई लिखेंगे और ऑक्साइड लिख देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, एक प्रकार की गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड जी लिख देता हूं, यहाँ गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का आप क्या करा दो, ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, तो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने पर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होती है, SO2 की जगह SO3 बना लेती है गैस। 3 हो गया तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर, डाई के स्थान पर 3 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्साइड गैस। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमारे पास प्राप्त हो जाती है ऑक्सीकरण के बाद। अब ध्यान से समझना, समीकरण को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, संतुलित। तो यहाँ पर देखो सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 2 4 है, तो कम से कम आप यहाँ क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। 2 लगाते 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। सल्फर कितना हो गया, 2। सल्फर कितना रह गया, अब 1, तो इसको सबसे पहले 2 करो। सल्फर 2 हो गया, अब ऑक्सीजन देखो, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, संतुलित है समीकरण। अब इस अभिक्रिया में क्या करना है हमें, अभिक्रिया धीमी, इसका ऑक्सीकरण सल्फर का धीमी गति से होता है। अगर अपन को अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है तो इसमें क्या कर दो आप, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या कर दो आप, उत्प्रेरक के रूप में मिला दो। ये भी गैस होती है, उत्प्रेरक मिला दो। ये उत्प्रेरक क्या होता है, पॉजिटिव उत्प्रेरक होता है, धनात्मक उत्प्रेरक होता है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अतः हम कह सकते हैं इन एग्जाम्पलों की सहायता से कि वे उत्प्रेरक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर। अब देखो हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक की। तो दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास ऋणात्मक उत्प्रेरक। इंग्लिश में क्या बोलोगे ऋणात्मक को, नेगेटिव, तो इसको हम यहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो बहुत इजी है परिभाषा, तो आपको ये अच्छे से पता है कि वे उत्प्रेरक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर H2O2। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। H2O2 सभी जानते हो, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ध्यान से समझना है इसको, इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। लिख लिया हमने। हाइड्रोजन परऑक्साइड जल का ही फॉर्मूला होता है, जल में H2 होता है, इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर विषैला जल होता है, तो ये हमने लिख दिया विषैला जल। H2O2 का क्या कराओ आप, विघटन कराओ, तो ये टूटता है एक तो जल में और एक बनाता है ये ऑक्सीजन। तो ध्यान देना H2O2 का यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विषैला जल होता है, अस्थायी होता है, ये जल में और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। लेकिन ध्यान देना ये टूट जाता है तो अब अपन को H2O2 कैसे मिलेगा, तो इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक एक पदार्थ मिलाते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल सर्दियों के दिनों में हम गुलाब जल में मिलाते हैं ना ग्लिसरीन, वो ग्लिसरीन ही है, उसी का नाम होता है ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल क्या करता है, इस H2O2 के विघटन की दर को रोक देता है, जिससे ये जल और ऑक्सीजन में नहीं टूटता और अपने इसी रूप में क्या होता है, बना रहता है। तो ये अभिक्रिया को रोक रहा है इसके विघटन की को, इसलिए क्या है यहाँ पर एक नेगेटिव उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या करता है, कार्य करता है।
तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया के वेग को रोक रहा है, घटा रहा है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी का, ऋणात्मक उत्प्रेरक का, क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म सभी जानते हो आप, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 को हम यहां पर क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। कौन सा फॉर्म? क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग सबसे पहले अस्पतालों में जब कोई ऑपरेशन वगैरह होता था ना, तो उस ऑपरेशन में व्यक्ति को बेहोश करने में किया जाता है। यदि इसको कोई यहाँ पर सूंघ ले तो वो बेहोश हो जाता है। देखा होगा ज़्यादातर मूवी में कोई रुमाल में थोड़ी सी दवाई डालता है, मुंह के लगाता है, वो बेहोश हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म होता है जो बेहोशी का कार्य करता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को बेहोशी आती है सूंघने से, तो बेहोश हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है, यदि हम क्या कर दें, इसको वायु यहाँ पर खुला छोड़ दे, इसकी बोतल को, अगर इसकी बोतल को खुला छोड़ दे तो खुला छोड़ने पर वायु तो रहती है, वायु में क्या रहती है, ऑक्सीजन गैस रहती है। तो ऑक्सीजन गैस और इससे क्या मिल जाए, थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश मिल जाए, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को आपको मैंने प्रतीक बताया था, किससे दर्शा सकते हैं हम, एच न्यू से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और एक विषैली गैस COCl2 में परिवर्तित हो जाता है, जिसे फोस्जीन गैस के नाम से जानते हैं। कौन सी गैस? फोस्जीन गैस। फोस्जीन गैस हो गया। फोस्जीन गैस क्या होती है बेटा, यहाँ पर विषैली गैस होती है। अगर व्यक्ति इसको सूंघ लेता है तो वो परमानेंट क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ में क्या बनता है, देखो ऑक्सीकरण हो गया, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगी तो CO और क्लोरीन है, इसे COCl2 बन गया। हाइड्रोजन क्लोरीन क्रिया करके भी यहाँ पर HCl बना लेते हैं। अब ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित कैसे करोगे, देखो आप, तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को आप क्या करोगे, 2 करोगे, तो ये 2 लगा दो आगे, तो ऑक्सीजन 2, कार्बन भी कितना हो गया आपके पास, 2, तो ये कार्बन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी क्या कर दोगे आप, आगे 2 लगा दो, 2 हो गया। अब क्लोरीन बची, क्लोरीन कितनी, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 2 क्लोरीन ये रही, हो गई 6। अब यहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, सामान्य रूप से स्टार्टिंग में आपको एक कहानी बताता हूँ मैं। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर बेहोशी के इंजेक्शन नहीं आते थे, तो व्यक्ति का जब ऑपरेशन या कोई भी काम किया जाता था तो क्या होता था, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती, जिससे वो बेहोश हो जाता था और उसको क्या है, वहाँ पर चीराफाड़ी ऑपरेशन करने के बाद वो 1-2 दिन में उसको वापस होश आ जाता था। लेकिन होता क्या था, कभी हॉस्पिटल में कर्मचारियों की गलती की वजह से सूर्य का प्रकाश में बोतल रह गई, थोड़ा सा उसको सनलाइट मिल गई और ऑक्सीजन तो हवा तो मिलती है, सबको पता है, तो उसकी उपस्थिति में ये फोस्जीन में बदल जाता था। तो अब व्यक्ति को आप सूंघा तो क्या रहे थे, क्लोरोफॉर्म का भाई उड़ जाएगा बाद में, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद पता लगता था उसने तो फोस्जीन सूंघी थी और वो परमानेंट ही मर जाता था। तो काफी सारे ऐसे केसेस आने के बाद गवर्नमेंट ने इसको अब बैन कर दिया है। और आजकल तो अच्छे काम है, इंजेक्शन आने लग गए, टाइम के साथ उसको बेहोश कर दिया जाता है, वापस उसको होश आ जाता है, इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता। अब इसको क्या है, क्लोरोफॉर्म खराब हो जाएगा, फोस्जीन बन जाएगी, तो क्लोरोफॉर्म को खराब होने से बचाने के लिए इसमें क्या होता है, C2H5OH, इसको एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल क्या होता है, मिलाया जाता है, जो क्या करता है, यहाँ पर नेगेटिव उत्प्रेरक होता है, जो इसके यहाँ पर इसको ऑक्सीकरण को क्या कर देता है, रोक देता है। अतः कह सकते हैं हम एथेनॉल क्या है, इस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक के अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटा देता है। क्लियर दोनों एग्जाम्पल, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। थर्ड हमारे उत्प्रेरक आता है, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, और तीसरे प्रकार का जो हमारा उत्प्रेरक है वो आता है यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक। ध्यान से समझना है इसको बेटा, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः शब्द ही यहाँ पर आ रहा है, स्वतः का मतलब जो खुद ही क्या करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, हमें एक्स्ट्रा उत्प्रेरक की यहाँ पर क्या हो, जरूरत महसूस ना हो। तो देखो यहाँ पर मैं एक अभिक्रिया ले लेता हूँ, एथिल एसीटेट, CH3COO C2H5, नाम होता है C2H5, तो एथिल होता है, CH3C डबल। देखो C2H5 तो प्लस में टूटता है, जब ये टूटेगा ना पदार्थ, तो अभिक्रिया के दौरान C2H5 तो प्लस में टूटेगा और CH3C किसमें टूटेगा, माइनस में। इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, ये एथिल होता है, तो इसका पूरा नाम बनता है एथिल
एसीटेट। अब देखो एथिल एसीटेट का आप क्या कराओ, जल अपघटन कराओ। तो हम जल अपघटन कराते हैं तो जल से क्रिया कराएंगे। जल किस में टूटता है, H+ में और OH- में। तो H+ और OH-। मैं यहाँ पर अभिक्रिया में क्या कर देता हूँ, तीर के निशान के ऊपर लिख देता हूँ, इसका क्या करा रहे हो आप, जल अपघटन करा रहे हो। जल से क्रिया करके जब ये अपघटित होएगा ना, टूटेगा, तो उसको हम जल अपघटन के नाम से जानते हैं। तो देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पर, CH3CO, इसका H+ इसके माइनस से क्रिया कर लेगा और इसका माइनस इसके प्लस से क्रिया कर लेगा। तो आपके पास दो चीजें बनेगी, आगे पीछे कोई से भी लिख सकते हो आप, CH3CO- और H+, क्या हो जाएगा, CH3CO- और H+ क्रिया करके ये बन जाएगा। तो क्या हो गया, इसको हम यहाँ पर एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल होता है ये एक तो। और आपके पास क्या बना देखो, C2H5+ और OH का क्या है, माइनस, तो हमारे पास बन जाएगा C2H5OH यानी कि एथेनॉल। जो शराब होती है जिसे पिया जाता है ना, वही शराब होती है एथेनॉल। दो चीजें हमारे पास बन गई। अब देखो बेटा, इस अभिक्रिया में प्रारंभ में तो ये अभिक्रिया एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। प्रारंभ में तो ये अभिक्रिया क्या होती है, धीमी गति से संपन्न होती है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा उत्पाद एसिटिक अम्ल बन जाता है ना बेटा, तो क्या होता है, ये अभिक्रिया धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एसिटिक एसिड बढ़ेगा वहां पर क्या होगा, उसके अभिक्रिया की वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो ये H+ ये अम्ल है ना, तो ये क्या देगा, H+ देगा और CH3CO- देगा। तो H+ आयन क्या करता है, अम्ल का कार्य करता है। ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, यानी कि H+ अम्ल के रूप में कार्य करेगा, जो इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, वेग को बढ़ा देता है। अतः ये बनने वाला जो उत्पाद है स्वयं ही क्या कर रहा है, H+ देकर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अतः ऐसा यहाँ पर उत्पाद जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये एसिटिक एसिड क्या है इस अभिक्रिया में, स्वतः उत्प्रेरक है। अब देखो डेफिनेशन सुनो आप इसकी, ऐसे ही याद जाएगी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही क्या कर देता हो, यहाँ पर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, इनके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो ऐसे उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, जो यहाँ पर अम्लीय होने के कारण H+ आयन देता है। ये H+ आयन क्या करता है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये क्या है, यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक का एक उदाहरण है। हो जाएगा बेटा स्वतः उत्प्रेरक। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हमारा अगली अभिक्रिया कौन सा आती है, जैव उत्प्रेरक। अभिक्रिया नहीं, एक तरह से अपन उसको उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अगला उत्प्रेरक आता है हमारे पास जैव उत्प्रेरक। ध्यान से समझना है इसको। जैव उत्प्रेरक शब्द वही है, उत्प्रेरक की डेफिनेशन वही रहेगी, बस यहाँ एक शब्द जुड़ा है आपके सामने, जैव। तो जैव उत्प्रेरक। अब होगा क्या, उत्प्रेरक क्या था, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता था, तो बढ़ाता था या फिर घटाता था, लेकिन अभिक्रिया की समाप्ति पर स्वयं अपरिवर्तित रूप से प्राप्त होता था, उत्प्रेरक। परंतु वो सब रासायनिक अभिक्रियाओं पे लागू होते थे बेटा। और ये क्या होता है, यहाँ पर जैव उत्प्रेरक जो है वो जीवों के शरीर में संपन्न कराता है क्रियाएं। जैसे जीवों के शरीर में कौन कौन सी जैव रासायनिक क्रिया होती है, श्वसन, सांस लेते हैं अपन, वो भी एक रासायनिक क्रिया है। पाचन भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कहेंगे कि वे उत्प्रेरक पदार्थ जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन आदि को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उनके अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यूरिया का जल अपघटन। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसको बोलते हैं हम यूरिया। जो खेत में यूरिया काम आता है ना, वही यूरिया है ये। मनुष्य में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी क्या होता है, इसका निर्माण होता है। देखो तो यहाँ पर यूरिया है, इसका आप क्या कराओगे, जल अपघटन। जल क्या होता है, H2O, तो HOH ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको खोलकर। यूरिया का क्या हो रहा है, यहाँ पर जल अपघटन करा रहे हो आप। देखो बनेगा क्या इस अभिक्रिया के दौरान, सबसे पहली बात तो वही आती है। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ये CO, देखो यहाँ इस तरह से आप वहां भी निशान लगा सकते हो समझने के लिए। CO तो है ही सही, एक इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और एक तो बन जाएगा आपके पास CO2 गैस निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड तीर का निशान लगा दिया, यानी कि गैस है, बन गया CO और ऑक्सीजन CO2 बन गया। बचा क्या,
NH2 इधर बचा, NH2 इधर बचा, NH2 एक हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा NH3 हो जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन बचा उससे ही क्रिया कर लेगा NH3, तो दो क्या बन जाएंगे आपके पास यहाँ पर NH3 अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान दो, यूरिया का जब जल अपघटन कराया जाता है तो अमोनिया और CO2 गैस बनती है। यह अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है, परंतु हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिएज नाम का एंजाइम होता है। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उत्प्रेरित करता है अभिक्रिया को। तो ये क्या है, एक जैव उत्प्रेरक है। क्लियर। दूसरा देखो, माल्टोज शर्करा का एग्जाम्पल लेते हैं हम। शर्करा है हमारे पास माल्टोज। देखो यहाँ पर हमें माल्टोज ही लिखना है, ज या स कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज और स क्या है, हिंदी इंग्लिश का डिफरेंट है। माल्टोज एक प्रकार की क्या होती है, शर्करा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये क्या होती है, एक प्रकार की शर्कराएं होती है। अब इस शर्करा का यहाँ पर जब हम अपघटन कराते हैं तो ये ग्लूकोज में छोटी शर्करा होती है, सरल शर्करा ग्लूकोज में क्या होता है, ये टूट जाती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, शरीर में जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया को तोड़ने का कार्य कौन एंजाइम करता है। देखो यहाँ एक एंजाइम होता है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम इस यहाँ पर माल्टोज शर्करा को क्या करता है, जीवों के शरीर में ग्लूकोज में तोड़ देता है। अतः ये क्या है, यहाँ पर माल्टेज एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। क्लियर। अब ये सारे हमारे पास देखो उत्प्रेरक चार प्रकार के, धनात्मक बढ़ाएंगे, अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे वो ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करे वो स्वतः उत्प्रेरक, और जो जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जैव उत्प्रेरक। चारों की डेफिनेशन क्लियर। और हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखना है, जिसमें हमारे ये क्या होता है, लगभग एक क्वेश्चन मिल जाता है। अब देखो इसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक उत्प्रेरक के गुणधर्म। उत्प्रेरकों के गुणधर्म। कभी कभार क्या होता है बेटा, वो उत्प्रेरकों के गुणधर्म हमसे पूछ लेता है कि उत्प्रेरकों के गुण बताइए। तो उत्प्रेरकों के गुणों में क्या है, सारा तो हमने पढ़ ही लिया। उत्प्रेरक रासायन, पहली चीज तो वही देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते थे, स्वयं अपरिवर्तित रूप से लास्ट में क्या हो जाते थे, प्राप्त होते थे, यानी कि खुद अभिक्रिया नहीं करते। तो पहला गुण है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर किसी तरह से भाग नहीं लेते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है ना। दूसरा देखो, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, केवल यहाँ पर वेग को परिवर्तित करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो देखो पहला, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं केवल, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं किसी तरह से भाग नहीं लेते हैं। तीसरा गुण है कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्राएं क्या होती है, पर्याप्त होती है। ज्यादा मात्रा में उत्प्रेरक डालने की हमें कोई जरूरत नहीं, थोड़ी सी मात्राएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त होती है, क्योंकि स्वयं तो अभिक्रिया कर ही नहीं रहा, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे कितना भी पदार्थ डालो, बार बार अभिक्रियाओं को, क्रियाकारकों को क्रिया करा के उत्पाद में बदलता रहेगा और स्वयं फिर वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो थोड़ी सी मात्राएं क्या होती है, पर्याप्त। तो पहला गुण, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता। दूसरा, उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के केवल वेग को परिवर्तित करता है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। तीसरा, उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसकी थोड़ी सी मात्राएं क्या होती है, यहाँ पर पर्याप्त होती है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही संपन्न कराता है। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम केवल माल्टेज ही उत्प्रेरक या एंजाइम ही करता है, अन्य नहीं करते, यानी कि एक उत्प्रेरक विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करता है, सभी को नहीं करता। इसके अलावा अभिक्रिया का यदि आप ताप परिवर्तित करते हो, ध्यान देना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि आप ताप को बढ़ाओगे घटाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है उत्प्रेरक के आधार पर। इसके अलावा देखो उत्प्रेरक की क्या होती है, निश्चित ताप पर, देखो हर एक उत्प्रेरक की क्या होती है, एक निश्चित ताप पर क्रियाशीलता होती है। जैसे यहाँ पर इस उत्प्रेरक की बात करें तो एक निश्चित ताप पर इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। अगर उससे भी बहुत ज्यादा ताप आप बढ़ा दोगे ना तो उत्प्रेरक क्या होता है, विघटित हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। तो हर एक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप के परास पर ही कार्य करता है, उस निश्चित ताप के परास को हम इष्टतम ताप के नाम से जानते हैं। हो गया। अब देखो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, ये केवल अभिक्रिया को क्या करता है, साम्य अवस्था को जल्दी लाता है, मतलब अभिक्रिया से उत्पाद जल्दी बना लेता है, और जैसे उत्पाद होता है वो वापस अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो क्रियाकारक में बदल जाता है। तो दोनों की अवस्था ऐसे आती है, जितना क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है उतना ही उत्पाद वापस क्रियाकारक में बदल जाए, तो इस अवस्था को साम्य अवस्था, तो उसको जल्दी ला देता है वो। तो ये उत्प्रेरक के हमारे गुणधर्म हो जाते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक जो है ना वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो उस आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने के आधार पर उत्प्रेरक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखो हम आगे बढ़ेंगे
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो प्रभावित कर ही रहे हैं उत्प्रेरक, परंतु रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने के आधार, रासायनिक अभिक्रिया में जो आपने उत्प्रेरक लिया है उस उत्प्रेरक को भी कुछ पदार्थ क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उस आधार पर उत्प्रेरकों को यहाँ पर दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। तो वो होते हैं बेटा यहाँ पर, पहला तो होता है उत्प्रेरक वर्धक, ध्यान से समझना, कौन सा, उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा होता है हमारे पास उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। अब ध्यान से समझना है आपको, कुछ नहीं है इनमें कोई ज्यादा। वर्धक, वर्धक प्रमोटर, बढ़ाने वाले, जो उत्प्रेरक की क्या करते हो, क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक स्वयं तो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पदार्थ डाल दे जो उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ा दे, यानी कि उत्प्रेरक जितनी वेग से कार्य कर रहा था, ऐसा पदार्थ डाल दो जो उत्प्रेरक को और ज्यादा उत्प्रेरित कर दे, जिससे अभिक्रिया का वेग और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो पदार्थ वर्धक होते हैं। और विष, विष तो आप जानते हो नष्ट करने का ही कार्य करता है। तो ये पदार्थ क्या करेंगे, वो पदार्थ होंगे जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देंगे, उत्प्रेरक जो काम कर रहा था अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का उसको नहीं करने देंगे, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो कम कर देते हैं वो विष हो जाएंगे। तो देखो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, कि वे रासायनिक पदार्थ जो उनको अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक तो है ही सही आपके पास, तो वे रासायनिक पदार्थ जिनको अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा देते हैं, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला वो पदार्थ क्या कहलाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। दूसरा उत्प्रेरक विष, वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। आप देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों काम, एक एक एग्जाम्पल ही है हमारे सिलेबस में। N2 नाइट्रोजन गैस होती है, आप जानते हो, और एक ले लेते हैं हम हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की जो प्रक्रिया होती है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसको हैबर विधि बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो दो अर्ध तीरे, ये दोनों क्रियाकारक क्रिया करके पहले तो क्या करेंगे, NH3 अमोनिया गैस का निर्माण करेंगे, और ये अमोनिया गैस वापस टूटेगी और N2 और हाइड्रोजन में टूट जाएगी, तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी जो क्रियाकारक उत्पाद बना रहे हैं और उत्पाद क्रियाकारक बना रहे हैं। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होता है, अभिक्रिया को संतुलित। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितने करने पड़ेंगे आपको, 2, हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, तो आगे कितने लगाओगे, 3, संतुलित है। इस अभिक्रिया में जो आयरन होता है Fe, पहले भी आ चुका आपके, टोस होता है, ये Fe क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो Fe अगर आप डालोगे इसमें तो अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर तीव्र वेग से संपन्न होती है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक का एक उदाहरण है। लेकिन आयरन के साथ आप क्या कर दो, यहाँ पर मोलिब्डेनम, M बड़ा और O छोटा, ध्यान देना, मोलिब्डेनम डाल दो, तो ये मोलिब्डेनम क्या करता है, इस अभिक्रिया में वर्धक का कार्य करता है। यानी कि मोलिब्डेनम को यदि इस अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिला दोगे तो इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ा देगा, जिससे अभिक्रिया का वेग अधिक बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का उदाहरण है। तो Fe तो उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम क्या, उत्प्रेरक वर्धक है। अब यही अभिक्रिया आप ले लो यहाँ पर वापस, देखो N2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, गैस है, प्लस थ्राइस H2 गैस है, रिबल्सिबल अभिक्रिया होगी, रिबल्सिबल का मतलब दोनों दिशाओं में उत्क्रमणीय, क्या बन गया आपके पास, 2NH3 का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया में आप जानते थे Fe सॉलिड अवस्था में है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, परंतु यदि इस अभिक्रिया में आप क्या कर दो, कार्बोनिल गैस मिला दो, तो C बड़ा O बड़ा, ये क्या करता है, विष का कार्य करता है। तो ये इसको अगर अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाओगे तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये कम कर देता है, जिससे उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ा पाता, तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। तो ये क्या है, उत्प्रेरक विष है। क्लियर। तो ये किस आधार पे थे, उत्प्रेरक की रासायनिक अभिक्रियाओं में यहाँ पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर जो उत्प्रेरक पदार्थ है उनको दो भागों में बांटा गया था, वर्धक और विष। अब देखो यहाँ पर अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण। देखो बेटा यहाँ एक शब्द आ रहा है आपके सामने, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण कोई नया शब्द नहीं है, आप समझना, उत्प्रेरक की डेफिनेशन आपने दी है।
उत्प्रेरक क्या था? वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता था? परिवर्तित करता था, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रूप से प्राप्त होता था, उत्प्रेरक कहलाता था। तथा इस वेग को परिवर्तित करने की जो ये घटना है उसको घटना को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं। तो देखो अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण की जो घटनाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। आपके नोट्स में उत्प्रेरक भी दे सकता है वो, कोई परेशानी है आपको तो अवस्था के आधार पर कहे तो दो प्रकार के ध्यान रखने हैं। पहला तो होता है समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। अगर आपको वो उत्प्रेरक भी लिख के दे तो भी कोई बात नहीं है, आपको सही ज्यादा शब्द जो होता है ना वो उत्प्रेरण होता है, जो आपकी बुक में हो भी सकता है और नहीं भी, तो ज्यादातर इसी को काम ले। अगर वो उत्प्रेरक भी लिखता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। 10वीं की बुक है, अपन को वो जैसा कहेगा वैसे हम मान भी लेंगे। दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण है क्या? जो उत्प्रेरक की जो घटना है ना वेग को बढ़ाने या घटाने की, उसी को हम घटना को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। अब देखो समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण में क्या अंतर है यहाँ पर। जैसे अपन कोई भी एक ले लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल एक एक में बता देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आपको लिखा भी रखे हैं, आगे आ जाएंगे। वही है SO2 गैस है, इसकी क्रिया में किससे करा दूं? ऑक्सीजन गैस से करा दूं। तो आपको पता है इसका ऑक्सीकरणों की क्या बना था? अभी जस्ट आगे बना था, SO3 गैस बनी थी। संतुलित करेंगे, यहाँ पर कितना है? देखो ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ 3 है तो कम से कम 2 लगाओगे तो 4। तो देखो यहाँ सल्फर कितना हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 6 हो गया। इस अभिक्रिया में ध्यान दो आप, अभिक्रिया है ऑक्सीजन से क्रिया करके ये किस में बदल रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में बदल रहा है। परंतु यहाँ पर NO उत्प्रेरक ले लो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये क्या होता है? उत्प्रेरक जो भी यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। तो ध्यान देना आप, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तो जो अभिक्रिया कर रहे हैं वो, उत्प्रेरक ये हो गया यहाँ पर, और उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्थाएं यदि समान हो, तो देखो यहाँ भी ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं यदि समान होती है तो ऐसे उत्प्रेरक, यहाँ पर ऐसे उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक, इसको समांगी उत्प्रेरक, और इस घटना को क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, एक चीज होती है, एक तो लिक्विड और एक एक्वस जलीय विलीन, दोनों इनको भौतिक अवस्थाओं को समान ही माना जाता है। लिक्विड भी द्रव होता है और एक्वस जलीय विलीन भी द्रव ही होता है, बस लिक्विड प्योर होता है और जलीय विलीन किसी पदार्थ का बनाया जाता है। तो इतना सा अपन को यहाँ अंतर करना है। दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण, तो विषमांगी में आप क्या करना है? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है। देखो यहाँ पर N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस क्या बना रहा है? रिवर्सिबल क्रिया के द्वारा 2NH3 अमोनिया का निर्माण करा, ये भी गैस है। यहाँ उत्प्रेरक क्या लिया था आपने? आयरन। आयरन लोहा कौन सा होता है? ठोस उत्प्रेरक होता है। तो ध्यान दो, अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो? अलग अलग हो, समान नहीं हो, तो ये तो गैस है और ये क्या है? यहाँ देखो ठोस है। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम विषमांगी उत्प्रेरक और इस घटना को हम विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो देखो ये चीजें हमारे यहाँ पर संपन्न होती है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।